Hello everyone, welcome back to Nursing Classes Prime. In this video, we will discuss about the BSc Nursing 4 semester subject Adult Health Nursing 2nd of Unit 1 Nursing Management of Patient with Disorder of Ear, Nose and Throat. The first disorder of the ear is tympanic membrane perforation. In previous video, we will already discuss about the otalgia. In this video, we will discuss about the disorder is tympanic membrane perforation. जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ईयर ड्रम होता है या तो उसमें रप्चर हो जाता है या फिर उसमें कोई भी परफोरेशन हो जाता है। किसकी वजह से? कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई ईयर में इन्फेक्शन हो गया, कोई भी ईयर में इन्फेक्शन हो गया जैसे कि ओटाइटिस मीडिया हो गया, कोई इंजरी है, कोई ट्रॉमा है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, या फिर जब ईयर को हम किसी भी क्लीन इंस्ट्रूमेंट से क्लीन करते हैं उस केस में भी क्या हो सकता है, जो ईयर ड्रम होता है वो रप्चर हो जाता है या फिर उनमें परफोरेशन हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती हैं। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है, फर्स्ट इसका एटियोलॉजी हो सकता है फॉरेन बॉडी। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपके ईयर में चला गया है तो वो क्या करेगा, आपके ईयर ड्रम को रप्चर कर सकता है। केयरलेस सेल्फ रिमूवल ऑफ द वैक्स, अगर कोई भी ईयर को क्लीन कर रहे हैं तो कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिए या फिर अगर सडनली फोर्सफुली हम कर देते हैं उस केस में भी क्या हो सकता है, जो हमारा ईयर ड्रम हो सकता है उसमें रप्चर हो सकता है। हॉर्स लैग फ्लाई, जो फ्लाइज वगैरह होती हैं अगर वो कान में चले जाते हैं तो भी इनडायरेक्ट कोई फोर्स हो गया, कोई वायलेंस हो गया, कोई बैरो ट्रॉमा हो गया। बैरो ट्रॉमा क्या होता है, जब कोई भी एक्स्ट्रा हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे जैसे सडन लैंड वगैरह कर रहे हैं तो जो हमारे ईयर के अंदर का जो प्रेशर होता है और जो सराउंडिंग प्रेशर होता है हमारा, और में चेंजेस देखने को मिलता है जिसकी वजह से ईयर में एक प्रेशर क्रिएट होता है जो क्या करता है, हमारे ईयर ड्रम को रप्चर कर सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, बैरो ट्रॉमा कहते हैं। तो बैरो ट्रॉमा की वजह से भी हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट कर सकता है। ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी हो गया, फेशियल नर्व में अगर इंजरी हो गया, फेशियल नर्व इंजरी जो है वो डायरेक्ट कॉज नहीं करती है, जबकि क्या होता है, जो ईयर ड्रम होता है वहाँ से एक हमारी फेशियल नर्व जो होती है वहाँ से ट्रांसफ़र होती है, वहाँ से पास करती है। तो जब फेशियल नर्व में कोई भी इंजरी होता है तो इनडायरेक्ट वे में क्या करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट कर सकती है या फिर वहाँ पे इंजरी कॉज कर सकती है। कोई भी ट्रॉमा हो गया हमारी ईयर ड्रम में, उस केस में भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो सकता है। तो ये इसकी एटियोलॉजी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता है वो कितने तरीके का होता है? ये मेनली 3 तरीके का होता है। फर्स्ट जो होता है परफोरेशन और एट मार्जिन ऑफ द ईयर, अगर ईयर के मार्जिन पे जो ईयर ड्रम है उसके मार्जिन पे अगर परफोरेशन हो गया है जो ईयर कैनाल के अंदर से जाता है तो उस केस में भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो सकता है। ये फर्स्ट टाइप हो गया इसका। सेकेंड हो जाएगा इसका सेंट्रल ईयर ड्रम परफोरेशन। सेंट्रल ईयर ड्रम परफोरेशन में क्या होता है, जो ईयर ड्रम होता है उसके लोकेशन पे क्या होता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो परफोरेट कर जाता है। इसका जो साइज़ होता है वो वेरी करता है, ये स्मॉल साइज में भी हो सकता है, स्मॉल ओपनिंग भी बन सकता है, या फिर जो इंटायर ईयर ड्रम होता है वो आपका रप्चर कर सकता है। थर्ड है आपका एटिक परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम। एटिक परफोरेशन में क्या होता है, जो ईयर ड्रम का सुपीरियर पार्ट होता है उसमें रप्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन डिजीज़ कॉज होता है। तो ये इसके 3 टाइप्स हो गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर किसी का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट कर गया है तो क्या क्या हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट आपका देखने को मिलेगा ओटेल्जिया। ओटेल्जिया क्या होता है, इसको हम सिंपली पेन भी, ईयर पेन भी बोलते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में ओटेल्जिया के बारे में पूरा डिस्कस किया था। तो ओटेल्जिया हमें देखने को मिलेगा। ब्लड टिन डिस्चार्ज, मतलब जो ईयर से आपके छोटे छोटे ब्लड की क्लॉट फॉर्म में डिस्चार्ज होंगे। फुलनेस सा फील होगा। हियरिंग लॉस हो सकता है आपका, जिसमें से आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस, दोनों तरह का हियरिंग लॉस हमें देखने को मिल सकता है। टिनिटस होगा, वर्टिगो होगा, और जो हमारा ईयर ड्रम दिखाई देगा वो थोड़ा सा परफोरेटेड दिखाई देगा, वहाँ पे स्प्लिट टाइप का हो जाएगा। तो ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक इमेज है जिसमें आपको दिखाया गया है कि जो है एक नॉर्मल ईयर है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है, और जो सेकंड पिक्चर है ये आपका ईयर परफोरेटेड ईयर ड्रम है, जिसमें ये जो आपका देख सकते हैं जो ईयर ड्रम है यहाँ पे परफोरेशन देखने को मिल रहा है ये पोर्शन में। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या कर सकते हैं हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के लिए। तो फर्स्ट हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन किसके रिगार्डिंग करेंगे,
जो भी साइन एंड सिम्टम है उसके रिगार्डिंग हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि उनका पेन का ऑनसेट कब से है, कोई डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है क्या, ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों करेंगे? ताकि कोई भी एक्सटर्नल ट्रॉमा वगैरह है उसको फाइंड आउट करने के लिए, कोई परफोरेशन देखने को मिल रहा है, कोई इन्फेक्शन है ईयर में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ईयर का। थर्ड है आपका ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या करेंगे? जो भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या फिर जो इनर ईयर है उसको एग्जामिन करने के लिए हम ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका टिम्पैनोग्राम। टिम्पैनोग्राम में क्या होता है? जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो कितना परफोरेट हुआ है या फिर जो लेवल ऑफ इंजरी क्या है, जो लेवल ऑफ इंजरी क्या है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, और उसमें कितना लेवल तक परफोरेशन हो गया उसको देखने के लिए हम टिम्पैनोग्राम करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑडियोग्राम या फिर जिसको हम ऑडियोमेट्री टेस्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है? कोई भी सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस वगैरह हुआ है क्या हमारे, या फिर इनर ईयर में इंजरी की वजह से कोई भी सेंसो न्यूरल लॉस हो गया, हियरिंग लॉस हो गया, उसको चेक करने के लिए हम ऑडियोग्राम या फिर ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं। तो डायग्नोसिस में हम 6 चीज़ें करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, टिम्पैनोग्राम, ऑडियोग्राम या फिर जिसको ऑडियोमेट्री टेस्ट भी बोलते हैं, और कंडक्टिंग हियरिंग लॉस भी चेक करते हैं, जिसमें जो हियरिंग लॉस होता है आपका वो 40 डेसिबल से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में। और वो क्या सस्पिशियस होता है? ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी के लिए। अब हम बात करते हैं, अब तक हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, क्या क्या एटियोलॉजी हो सकते हैं, कितने टाइप्स के होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, कैसे डायग्नोसिस करेंगे उसका। अब हम बात करते हैं उसके मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के। तो जो इसका मेडिकल मैनेजमेंट है, हम पेशेंट को क्या देंगे? एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक क्यों देंगे? क्योंकि कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो परफोरेट कर जाता है। तो इस केस में इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे, जिसमें ओरल या फिर टॉपिकल दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया सिप्रोफ्लॉक्सिन दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन ईयर ड्रॉप्स हो गया, उसको दे सकते हैं ताकि इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड, एनाल्जेसिक, ताकि ईयर में जो भी पेन हो रहा है उसकी वजह, क्योंकि हमें जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो जाता है उस केस में हमें ओटैल्जिया देखने को मिलता है। ओटैल्जिया क्या? ईयर पेन भी देखने को मिलता है। तो पेन को रिड्यूस करने के लिए, पेन और फीवर को रिड्यूस करने के लिए हम एनाल्जेसिक देंगे, जैसे कि पैरासीटामॉल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया। थर्ड है आपका ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स रिजल्ट अगर ये प्रिस्क्राइब्ड है तभी देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो गया रहता है, अगर वो पूरा रप्चर कर जाता है, उस केस में जो ईयर ड्रॉप्स होता है वो प्रोहिबिटेड होता है। उस केस में हम ईयर ड्रॉप्स नहीं दे सकते हैं पेशेंट को। तो हम ईयर ड्रॉप्स दे सकते हैं कि ईयर को हम ड्राई रखेंगे ताकि जो भी वाटर वगैरह है वो ईयर में एंटर ना कर सके। स्पेशली तब जब हम बाथिंग करते हैं उस टाइम से हमें पूरा प्रिकॉशन के साथ हमें बात करना होता है। तो हम 4 मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एनाल्जेसिक, ईयर ड्रॉप्स, और ईयर को हम ड्राई रखेंगे। ये इसके मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम पहले बात करेंगे टिम्पैनोप्लास्टी। सर्जिकल मैनेजमेंट हम टिम्पैनोप्लास्टी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो परफोरेटेड ईयर ड्रम होता है उसको हम सर्जिकली प्रोसीजर के थ्रू उसका करेक्शन कर देते हैं। सेकेंड है मेरिंगोप्लास्टी, जिसमें जो भी परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका क्लोजर कर दिया जाता है, तो वो होता है मेरिंगोप्लास्टी। थर्ड है आपका ऑसिकुलोप्लास्टी, जिसमें ऑसिकल का रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। तो 3 इसका सर्जिकल मैनेजमेंट 3 तरीके से कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कितना है, कैसा है, और उसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन का लेवल कितना है। तो टिम्पैनोप्लास्टी हो गया, मेरिंगोप्लास्टी हो गया एंड ऑसिकुलोप्लास्टी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के। तो इसका हम क्या क्या, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो गया है तो क्या क्या हम नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट में क्या दिए थे आपको? ऑलरेडी एंटीबायोटिक दिए थे ताकि इन्फेक्शन से इसको प्रिवेंट किया जा सके। ईयर को क्लीन ड्राई रखेंगे, स्पेशली जब हम बाथिंग कर रहे होंगे उस टाइम में ईयर प्लग्स लगा रखेंगे ताकि जो भी वाटर है वो ईयर के अंदर एंटर ना कर सके और वहाँ पे इरिटेशन और फर्दर इन्फेक्शन ना कॉज करे। ईयर की हाइजीन को मेंटेन करके रखेंगे। जो भी प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक है उसको एडमिनिस्टर करेंगे, एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करेंगे ताकि जो भी पेन वगैरह हो रहा है ईयर में उससे रिलीव कर सके। वार्म या फिर कोल्ड कंप्रेशन देंगे जैसा अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। हियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हियरिंग सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करेंगे?
क्योंकि क्या होता है, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता है तो उस टाइम में कंडक्टिंग या फिर मिक्स्ड हियरिंग लॉस हमें देखने को मिलेगा। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम हियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। असिस्ट विथ कम्युनिकेशन इफ़ हियरिंग इज़ अफेक्टेड। पेशेंट को अगर ज़्यादा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो गया है तो पेशेंट का कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हो जाएगा। उस केस में हम क्या होगा, पेशेंट का जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो एक नर्स होने की वजह से हमें क्या करना है, उनके कम्युनिकेशन को मेंटेन करना है, उनको असिस्ट करना है उस चीज़ के लिए। ऑडियोमेट्री हम उनके लिए रेफ़र करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे ताकि कोई भी वो ऑब्जेक्ट्स वगैरह उसको ईयर में इंसर्ट ना करें, कॉटन स्वैप को लगा के रखें, स्पेशली जब वो बात कर रहे हो तो, या फिर जो भी नोज़ ब्लोइंग वो कर रहे हैं वो फोर्सफुली ना करें, उस चीज़ को अवॉइड करें। तो ये था सारा नर्सिंग मैनेजमेंट किसका, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशन कैसे करेंगे। जब अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, उसका हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। जो भी सेकेंड हैंड स्मोक है उनके एक्सपोजर को अवॉइड करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मेंटेन गुड हाइजीन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द जर्म्स। क्या करेंगे, गुड हाइजीन को मेंटेन करेंगे ताकि कोई भी जर्म्स वगैरह है उसका स्प्रेड ना हो सके, कोई इन्फेक्शन कॉज ना करे वो। इसके लिए हम क्या करेंगे, गुड हाइजीन को मेंटेन करके रखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे कि ईयरबड्स हो गए, कॉटन स्वैब हो गया, हेयर पिन हो गया, इसको अपने ईयर कैनाल में इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये भी क्या करते हैं, कई बार टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो सकता है और हियरिंग लॉस हो सकता है। तो क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को ईयर के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई भी बहुत लाउड म्यूज़िक है या फिर मशीनरी के एक्सपोजर में बहुत लंबे टाइम तक नहीं हो सकता रहना है, उसकी वजह से भी ईयर को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो परफोरेट कर जाता है। जो ईयर प्लग्स, अगर कोई भी स्विमिंग वगैरह कर रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई है, स्विमिंग है, उस वक्त हम क्या करना है, ईयर प्लग्स का यूज़ करना है ताकि जो भी वाटर वगैरह है वो हमारे ईयर में एंटर ना कर सके। या फिर कोई भी ईयर इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो उस केस में भी आपको ईयर प्लग्स का यूज़ करके रखना है। अगर ईयर पेन हो रहा है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, हियरिंग लॉस है, उस केस में हमें क्या करना है, मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें मेडिकल में जाके मतलब हॉस्पिटल में जाके उसका ट्रीटमेंट लेना होता है। तो ये ओवरऑल आपका था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के बारे में, जिसमें आपका डेफिनेशन क्या होता है इसका, क्या क्या इटियोलॉजी हो सकते हैं, क्या कॉज हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिल सकता है, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन क्या होगा। मैनेजमेंट में हमने 3 तरीके का मैनेजमेंट बात किया था, जिसमें फर्स्ट था आपका मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड था आपका सर्जिकल मैनेजमेंट एंड थर्ड था आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तीनों मैनेजमेंट की हमने बात किया। उसके बाद से हमने बात किया था प्रिवेंशन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन पर हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं ताकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो परफोरेशन ना हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम और भी सारे डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे जो भी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हम। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।